क्या मैं जैसी हूं वैसी ही कबूल की जाऊंगी? क्या मुझे खुद को मारकर कोई और बनना पड़ेगा? ये सवाल सिर्फ इसका नहीं है, ये हर इस इंसान का है जो एक नए घर, एक नए निजाम, एक नए कबीले में दाखिल होता है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जहां मोहब्बत का ख्वाब ताकत के खेल में तब्दील हो जाता है। तसव्वुर करो, ससुराल की पहली सुबह। वो सबसे पहले उठती है, सबसे जल्दी। वो बेहतरीन चाय बनाती है, बेहतरीन नाश्ता। इसका मकसद तारीफ नहीं, कबूलियत है। वो कुछ कहती नहीं, मगर इसका हर अमल एक खामोश इल्तिजा है, मुझे अपना लो। और यहीं पर खामोशी से पहला नफसियाती जाल बिछ जाता है। गौर से देखो, घर के पुराने अफराद उसे देख रहे हैं। कोई हंसकर कहता है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। कोई खामोशी से इसकी बनाई हुई चाय का कप एक तरफ रख देता है। कोई इसके कपड़ों, इसके लहजे, इसके खाना पकाने के तरीके पर तबसरा करता है। ये छोटे छोटे हमले हैं, इतने छोटे कि उन पर एतराज करो तो तुम ही हसास करार पाओ, मगर ये हमले इसके वजूद पर हो रहे हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ससुराल में मसाइल सास बहू के झगड़ों की वजह से होते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन ये असल मसला नहीं है। असल मसला झगड़ा नहीं, निजाम है। हर ससुराल एक छोटी सी सल्तनत होता है, जिसका अपना दस्तूर होता है, अपना कानून होता है, अपनी ताकत का तवाजुन होता है। और जब एक नई लड़की इस सल्तनत में दाखिल होती है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ती, वो एक कायम शुदा पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है, बना चाहे। कार्ल युंग ने कहा था कि हर इंसान अपने साथ अपना साया, अपना शेडो लाता है। ससुराल में हर फर्द अपनी अधूरी ख्वाहिशात, अपनी नाकामियां, अपने दबाए हुए गुस्से को इस नई लड़की पर प्रोजेक्ट करता है। एक सास जो खुद कभी नई बहू थी और जिसे कभी इज्जत नहीं मिली, वो लाशूरी तौर पर सोचती है, जो दुख मैंने सहा वो इसे भी सहना चाहिए, तभी वो इस खानदान का हिस्सा बनेगी। ये हसद नहीं, ये ट्रामा की मुंतकिली है। ये नस्लों का कर्ज है जो नई बहू से वसूल किया जाता है। ये वो जख्म है जो नजर नहीं आता मगर नस्ल दर नस्ल चलता है। और शौहर, वो बेचारा सबसे ज्यादा कमजोर किरदार है। वो एक रात में दो औरतों के दरमियान एक सरहद बन जाता है। एक तरफ वो माँ है जिसने इसे जन्म दिया, दूसरी तरफ वो बीवी है जिससे इसने नया जन्म लिया। वो सोचता है कि खामोश रहकर अमन कायम रखेगा, मगर स्टूको फलसफे के उस्ताद इपेक्टिटस कहते हैं, गलत वक्त पर खामोशी जुल्म की सबसे बड़ी साथी होती है। इसकी खामोशी को माँ अपनी जीत समझती है और बीवी अपनी हार। सतह के नीचे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तसव्वुर करो, शादी को 3 महीने हो गए हैं। अब वो लड़की जो पहले सबसे पहले उठती थी, अब थकन से उठती है। इसके चेहरे की चमक मांद पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग हर वक्त एक जंग में मसरूफ है। न्यूरोसाइंस उसे कहती है हाइपर विजिलेंस। इसके दिमाग का अम्यूगडाला, जो खतरे को महसूस करता है, हर वक्त एक्टिव है। वो हर जुमले के पीछे का मतलब तलाश करती है। क्या उन्होंने ताना दिया? क्या मेरे मैके का जिक्र करके मुझे नीचा दिखाया? वो महफिल में होते हुए भी अकेली है। वो अपने आप को बार बार एडिट करती है। ये वो कोग्निटिव लोड है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। वो खाना बनाते हुए भी सोचती है कि कहीं नमक तेज ना हो जाए। वो बोलते हुए भी डरती है कि कहीं कोई लफ्ज बुरा ना लग जाए। और यहाँ अल्फ्रेड एडलर का नजरिया हमारी आंखें खोलता है। एडलर कहते हैं, इंसान का बुनियादी मसला मोहब्बत का नहीं, एहसास कमतरी और एहसास बरतरी का है। ससुराल में हर छोटा रिश्ता, हर देवरानी, हर जेठानी लाशूरी तौर पर अपनी पोजीशन महफूज करने की कोशिश करता है। नई बहू को नीचा दिखाना, असल में खुद को ऊंचा साबित करना है। ये कोई साजिश नहीं, ये इंसानी फितरत की सबसे पुरानी इनसिक्योरिटी है। जब घर में कोई नया फर्द आता है तो सबको लगता है कि उनकी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए वो इसे दबाकर अपनी जगह पक्की करते हैं। सोचो इस आखिरी बार के बारे में, जब तुमने किसी को ये कहते सुना, नई बहू बदल गई है। गौर करो, क्या वो वाकई बदल गई है? पहली बार उसने बदलना बंद किया है। शुरू में वो पीपल प्लीजर बनती है। नफ्सियात में इसे फैन रिस्पांस कहते हैं। वो लड़ने के बजाय, भागने के बजाय खुद को कुर्बान करके अमन खरीदती है।
वो हाँ कहती है जब इसका दिल नहीं चलाता है। वो हंसती है जब उसे रोना आता है। वो सब के काम करती है ताकि कोई इससे नाराज ना हो, मगर ये अंग महंगा है। विक्टर फ्रेनिकल ने कहा था, जब इंसान अपने मीनिंग को खो दे तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर उसकी रूह मर जाती है। और यही होता है। एक दिन वो आईने में देखती है और इसे वो लड़की नजर नहीं आती जो शादी से पहले थी। वो खुद से पूछती है, मैं कहाँ गई? वो लड़की जो कहे लगाती थी, जो अपने फैसले खुद करती थी, वो कहाँ चली गई? अगली हकीकत सब कुछ बदल देती है। यहां से कहानी दो रास्तों पर बट जाती है। पहला रास्ता बगावत का है। वो लड़की जो थक हार कर हट पड़ती है। वो चीखती है, रोती है, इल्जाम लगाती है, और उसी लम्हे घर वाले कहते हैं, देखा, हम कहते थे ना, उसका मिजाज ठीक नहीं। उसे नफ्सियात में गैस लाइटिंग का ट्रैप कहते हैं। तुम्हें इतना दबाओ कि तुम गलत रद्द अमल दो और फिर तुम्हारे रद्द अमल को तुम्हारे खिलाफ सबूत बना दो। वो तुम्हें पागल साबित कर देते हैं ताकि तुम्हारी सच्चाई दब जाए। दूसरा रास्ता खामोश मौत का है। वो अंदर से खाली हो जाती है। वो एक अच्छी बहू, अच्छी बीवी बन जाती है, मगर एक जिंदा इंसान नहीं रहती। वो अपने दुख को अपनी किस्मत का नाम दे देती है, और ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे अंजाम है। वो जिंदा लाश बनकर इस घर में चलती फुरती है। सब इससे खुश हैं, मगर वो खुद से नाराज है। तो फिर हल क्या है? क्या इस चक्कर विवो से निकलने का कोई दरवाजा है? ये वो मकाम है जहां नफ्सियात तकलीफ दे हो जाती है। हल समझौता नहीं, हुदूद है, बाउंड्रीज। सेनिका कहते हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो इसका मतलब है तुमने इसे इजाजत दे रखी है। नई बहू को यह समझना होगा कि इज्जत भीख में नहीं मिलती। वो एक हद है जो तुम खुद अपने गिर्द खींचती हो। हद का मतलब बदतमीजी नहीं, वजाहत है। वो पहला नहीं जो तुम प्यार से मगर मजबूती से कहती हो, वो तुम्हारी शख्सियत की बुनियाद रखता है। जब तुम कहती हो, आपका तरीका बेहतर होगा, मगर मैं इस तरह करना चाहती हूं, तो तुम झगड़ा नहीं कर रही, तुम अपना वजूद बचा रही हो। जब तुम कहती हो कि मुझे इस वक्त अकेले रहना है, तो तुम खुद गरज नहीं बन रही, तुम खुद को रिचार्ज कर रही हो। और सबसे अहम बात, शौहर को मर्द से इंसान बनना पड़ेगा। इसे समझना होगा कि इंसाफ का मतलब माँ और बीवी में से एक को चुना नहीं, बल्कि गलत और सही में फर्क करना है। इसे अपनी बीवी का वकील नहीं, इसका गवाह बनना है। इसे कहना होगा, मेरी बीवी गलत हो सकती है, मगर उसकी तजलील का हक किसी को नहीं। एक जुमला और पूरा निजाम बदल जाता है। औरत को अपने शौहर से पैसा नहीं, तहफ्फुज चाहिए, और तहफ्फुज का मतलब है कि जब वो मौजूद ना हो तब भी इसकी इज्जत की हिफाजत की जाए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है, औरत का सबसे बड़ा खौफ कबूल ना किए जाने का है, क्योंकि हजारों साल पहले कबीले से निकलना मौत थी। इसीलिए नई बहू हर कीमत पर कबूल होना चाहती है। मगर आज कबीले से निकलना मौत नहीं, खुद से निकलना मौत है। आज अगर तुमने खुद को खो दिया तो तुम्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। मार्क्स और लेइस कहते हैं, तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हें नहीं बनाता, इस पर तुम्हारा रद्द अमल तुम्हें बनाता है। ससुराल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें तराशने आया है। हर ताना, हर आजमाइश तुमसे पूछ रही है, क्या तुम अपने लिए खड़ी हो सकती हो? तो सुनो, अगर तुम आज इस मरहले से गुजर रही हो तो याद रखो, तुम किसी के घर को जोड़ने नहीं, अपना घर बसाने आई हो। तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने जैसा रहने का हौसला चाहिए। तुम्हारा काम सबको खुश रखना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी इज्जत और मोहब्बत में तवाज़ुन रखना है। क्योंकि जो औरत अपनी इज्जत कुर्बान करके मोहब्बत खरीदती है, आखिर में उसके पास ना इज्जत बचती है ना मोहब्बत। जो औरत खुद को मिटाकर घर जोड़ती है, वो घर तो जड़ जाता है, मगर वो औरत टूट जाती है। ज्यादातर लोग कभी इस अगले मोड़ को महसूस ही नहीं कर पाते। वो मोड़ ये है कि ससुराल में तुम्हारी जंग किसी इंसान से नहीं, एक सोच से है। एक सोच जो कहती है कि बहू को दब कर रहना चाहिए, एक सोच जो कहती है कि बेटियों को कुर्बानी देनी चाहिए। जब तक तुम इंसानों से लड़ोगी, तुम थक जाओगी। तुम्हें इस सोच से लड़ना है, और सोच से लड़ने का वाहिद तरीका किरदार है। खामोश, मजबूत, मुस्तकिल किरदार। अपने लिए एक कमरा बनाओ,
चाहे वो कमरा तुम्हारे जहन में ही क्यों ना हो, जहां तुम हो, जहां तुम किताब पढ़ सको, जहां तुम अपने मैके वालों से बात कर सको, जहां तुम रू सको, जहां तुम अपने ख्वाबों को जिंदा रख सको। क्योंकि जो औरत अपने ख्वाबों को जिंदा रखती है, इसे कोई कैद नहीं कर सकता। और अब एक आखिरी सच जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। क्या कभी तुमने सोचा है कि ससुराल तुम्हें बदल नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तुमसे ही मलवा रहा है? तुम्हारी बर्दाश्त कहाँ खत्म होती है, तुम्हारी खुद से मोहब्बत कितनी गहरी है, और तुम अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखती हो या नहीं, ये सब तुम्हें इसी आग में पता चलता है। ये आग तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें कुंदन बनाने आई है। तो आज रात जब सब सो जाएं, आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं इस घर में रहते हुए अब भी अपने घर में हूं, यानी अपने आप में? अगर इस सवाल ने तुम्हारे दिल में कोई दरवाजा खोला है, तो तुम जानती हो कि तुम अकेली नहीं हो। इस तरह की गहरी नफ्सियाती कहानियां हम यहाँ रोज सुनाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सफर तुम्हारा भी है, तो इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला सच जब सामने आए तो तुमसे सुनने के लिए मौजूद हो।